नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कल थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हुआ था, तो आप उसको ध्यान न दे करके उसके जो कंटेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल हमने बात की थी परितंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। परितंत्र या इकोसिस्टम जिसकी एजी टॉन्सले ने संकल्पना दी थी, उन्हीं पर हम बात करते हैं। इसके जो घटक हैं, ये जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों घटकों के इन दोनों को मिला करके एक परतंत्र का निर्माण होता है। और परतंत्र के बारे में हमने कल बात की थी कि जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स, इनके बीच की जो अंतःक्रिया है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। अब हम इसके बारे में समझेंगे, इसके दोनों कंपोनेंट्स, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। जैविक घटक, इसकी 3 श्रेणियां हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, जिनको प्रोड्यूसर बोलते हैं, हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ये सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, किरणें हैं, उन किरणों को ये सीधे ग्रहण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ये हरे पेड़ पौधे उत्पादक, इसीलिए इनको उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, खुद भोजन निर्माण करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये ऐसे होते हैं जो इन पर, उत्पादक या प्रोड्यूसर या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम उत्पादक बोलेंगे। अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रिसाइकिल करने में, पुनः चक्रण करने में अपना योगदान देते हैं। मरे हुए जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, कार्बनिक अकार्बनिक, इनका ये लोग इनको तोड़ते हैं और पुनः ह्यूमस बना करके पेड़ पौधों को देते हैं, ताकि वो सामान्य रूप से उसको ग्रहण करके और फिर से उसका पुनः चक्रण कर सके। ये काम अपघटक का है। अब अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो इसके पुनः 3 हिस्से हो सकते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है, ये शाकाहारी की श्रेणी में आएगा, शाकाहारी है। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी है। तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी है। अब हम इसको भी अगर तोड़ें तो ये भी 2 हिस्से में टूटेगा। पहला है प्राथमिक मांसाहारी और दूसरा है उच्च मांसाहारी। देखिए, शाकाहारी जीव जैसे टिड्डा हो गया, जो भी जीव शाकाहारी है, जीव मांस नहीं ग्रहण करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता। इनका सीधा सीधा इनकी निर्भरता हरे पेड़ पौधों पर ही होती है, उत्पादक वर्ग पर ही होती है, इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो है, ये मांसाहारी जीव होते हैं। ये 2 प्रकार के, पहला प्राथमिक, दूसरा उच्च मांसाहारी। प्राथमिक मांसाहारी ये सीधे शाकाहारी को ही खाते हैं। उच्च मांसाहारी थोड़ा सा बड़े, ये मांसाहारी जीवों को भी खा जाते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में प्राथमिक मांसाहारी, शाकाहारी में अगर कोई शाकाहारी जीव है उसको खाने वाला, जैसे गाय है, गाय को खाने वाला, या कोई जीव, मान लीजिए लोमड़ी है, लोमड़ी को खाया, जंगली कुत्ते ने खा लिया, जंगली कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो ये जो दूसरे जीव को खा रहा था, ये प्राथमिक मांसाहारी था। और जो जिसने उस जीव को खा लिया, जो मांस खा रहा था, वो उच्च मांसाहारी है। अब तृतीयक उपभोक्ता में ऐसे आएंगे जो सब कुछ खाते होंगे, सर्वाहारी होंगे। जैसे शेर को खा लिया मनुष्य ने, शाकाहारी भी खा लिया, मांसाहारी भी खा लिया, मांसाहारी में उच्च और प्राथमिक दोनों को खा लिया। ये निम्न मांसाहारी, कुछ भी आप कर सकते हैं, प्राथमिक की जगह में निम्न भी हो सकता है, ऐसे ही डिवाइड किया गया है। अब अजैविक की बात करें, अजैविक घटकों में जैसे अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, 3 कंपोनेंट्स हैं। तीनों को अलग अलग समझते हैं। ये अजैविक हैं, इनमें जीवन नहीं होता, लेकिन ये आवश्यक होते हैं। अगर ये चीजें ना हो तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इनका जीवन जीना संभव नहीं है। तो हम अकार्बनिक की पहले बात करते हैं। ऐसे घटक, ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उनको हम अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे।
और जो भौतिक घटक हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, वो दिखाई दे रहा है आपको। अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत एक प्रश्न आता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन सा घटक है, तो आप सी देख करके नॉर्मली लोग लगा देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लगा हुआ तो ये आगे ये कार्बनिक कंपोनेंट्स होगा, लेकिन ये कार्बन जो है CO2 जो है ये कार्बन नहीं है, ये गैस है, इसलिए इसको हम अकार्बनिक कंपोनेंट्स में रखेंगे। इनऑर्गेनिक में रखने के कारण यही अपवाद स्वरूप प्रश्नों में अधिकतम पूछता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन, CO2 ये सब अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं लगा हुआ है, और कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस समय एक ट्रेंड चल रहा है ना अकार्बनिक का, ये जो कार्बनिक पदार्थों का। ऑर्गेनिक, अभी किसानी है तो ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए जिसमें केमिकल का यूज ना हो, आप समझ सकते हैं। जैसे खाद नहीं मिलती किसी फसल में, और उस फसल में गांव की जो गोबर की खाद होती है, सड़े गले पत्ते होते हैं, ह्यूमस होता है, केचुआ पालन करके ह्यूमस बनाया जाता है। इन सब चीज़ों से जो चीज़ बनती है, जो खाद बनती है, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक खाद, कार्बनिक फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर जो है प्रकृति के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो ऑर्गेनिक फसलों की भी चर्चा आजकल ज़्यादा हो रही है, तो आप इनको समझने का प्रयास करिए। अकार्बनिक और जो भौतिक घटक हैं, इनके भी जरूरी थी किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये गैसें, इसके अलावा भौतिक घटक जो हैं इनकी भी जरूरत पड़ती है। सूर्य तप, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, वायु, ये सब सारी चीजें अगर ना मिले तो कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका जीवन इस परितंत्र पर, इस इकोसिस्टम पर संभव नहीं है, इसलिए इसको समझना आवश्यक था। अब पेपर में यही चीजें अलग अलग पूछता है, जैसे पूछता है क्या बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जियोम या बायोम पर। जियोम या बायोम एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा विधा है, इसमें सभी जीवों का समूह, चाहे वो वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, जो एक साथ एक इकाई के रूप में रहते हैं, वो सारा का सारा जियोम के अंतर्गत आता है, ये बायोम के अंतर्गत आता है। ये पेपर में अधिकतम पूछता रहता है इस बायोम के अंतर्गत कौन से जीव हैं। अब थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स मॉडल की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स मॉडल कुछ नहीं है, परितंत्र की जटिलताओं जो उसके अंदर होती है, उन जटिलताओं को इग्नोर करके, हटा करके, और जो उसके अंदर इनपुट और आउटपुट हो रहा है उसका अध्ययन कर दिया जाए, इसी को ही हम ब्लैक बॉक्स मॉडल कहेंगे। इसको थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के जो चीज अंदर जा रही है, जो इनपुट हो रही है, और जो इसके बाहर आ रही है, आउटपुट हो रही है, ये दो तरह की चीजें हैं। अब हम इसके अंदर, चूंकि ये ब्लैक है, काला है, काले बॉक्स के अंदर देख पाना या प्रकाश का चल पाना संभव नहीं, उसकी बड़ी हल्का प्रकाश चल पाता है। तो ऐसे ही किसी परितंत्र की, चूंकि अंदर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनमें जटिलताएं होती हैं, उनके रहन सहन की जटिलता होती है, उनका सर्वाइव कैसे करते हैं, उनका जो निकेत है, कलम ने बात की थी, उसकी जो कार्य क्षमता है, ये सारी अलग अलग होती है। इन सब चीज़ों की जटिलताओं को अगर हम समझेंगे तो हम किसी भी इकोसिस्टम का सही से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल कहता है कि जब हम किसी जीव पे जो आंतरिक जटिलता है इसको दूर करके इसके अंदर क्या जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है, अगर हम इन पदार्थों का अध्ययन करें, इन विधाओं का अध्ययन करें, तो हम इसको रखेंगे ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंतर्गत। अब एक प्रश्न आता है, पृथ्वी पर सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा है, तो समुद्र है। स्थल पर सबसे स्थिर परितंत्र अमेजन वर्षा वन है। प्रकृति का सफाई कर्ता किसे कहते हैं, तो अब घटक तो कहते हैं। अब कहीं कहीं इसमें अलग अलग विधा है, लेकिन अलग अलग लेवल के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आप प्रकृति का सफाई कर्ता जो है इसको आप घटक ही मानिए। आयोग भी इसी को मानता है, तो उम्मीद है कि शायद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी इसी को मानता होगा। अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, दो अलग अलग तरह से को समझते हैं। खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ती है वह एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है और फिर आगे की ओर बढ़ती है। वह क्रम को तोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी से बनने वाली जो श्रृंखला है इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर, प्राथमिक कंज्यूमर फर्स्ट, और ये
सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, घास हो गई। प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाने वाले, ये शाकाहारी जीव होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता ये मांसाहारी जीव होते हैं, इसमें से प्रथम मांसाहारी और प्राथमिक और उच्च मांसाहारी। फिर सर्वाहारी जीव तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो घास प्राथमिक ये उत्पादक हो गई, इसने सूर्य से एनर्जी ली और सूर्य की ऊर्जा को इसने इकट्ठा किया, घास के पास आई और इस ऊर्जा को हिरण ने लिया और हिरण ने जो ऊर्जा है उसको शेर को दिया। तो ये एक क्रम है, ये एक क्रम है, इस तरह से बना हुआ है। तो अर्थात अब ये शेर सीधे घास नहीं खा सकता और जो घास जो है और ये बीच में क्रम कुछ तोड़ नहीं सकता है, मतलब शेर सीधे घास नहीं खाएगा, वो हिरण को ही खाएगा। इसमें एक नियम है, लिंडमान का नियम 1942 में आया था। 10% ऊर्जा का जो गमन होता है लेवल पे, तो उसको आगे समझते हैं। इसके बाद समझते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल एक ऐसी विधा है जो जैसे घास, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसमें जो है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव सदैव यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशीय ही होगा, अलग नहीं होगा, लेकिन यह कई मार्गों का अनुसरण करेगा। जैसे घास है, ये उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आएगा। इसको खाया किसी कीट ने, कीट को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने और सर्प को खा लिया बाज, इसने खा लिया। ऐसे ही घास को खाया हिरण ने, हिरण को खा लिया कुत्ते ने, जंगली कुत्ता। और इस अभी हम घटक को दूर रखते हैं, गाय ने घास खाई, गाय घास को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी को शेर ने खाया। तो एक क्रम बना। अगर आप यूनिडायरेक्शनल की बात करें, एक दिशीय की बात करें, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय ही होगा। घास को कीट खा रहा है, कीट को मेढक खा रहा है, सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है। इससे लेने वाली ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो रही है, कीट की ऊर्जा मेढक में ट्रांसफर हो रही है, मेढक की ऊर्जा सर्प में ट्रांसफर हो रही है और सर्प की ऊर्जा बाज में ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही इधर भी घास की ऊर्जा लिया हिरण ने, हिरण की ऊर्जा जंगली कुत्ते ने ले ली और जंगली कुत्ते, अभी आगे समझते हैं इसका। गाय ने ऐसी ली ऊर्जा, गाय को लोमड़ी ने खा लिया, लोमड़ी को शेर खा गया। अब देखिए, शेर हिरण को भी खा सकता है, शेर जंगली कुत्ते को भी खा सकता है, शेर बाज को भी खा सकता है, जंगली कुत्ता गाय को भी खा सकता है। अब लोमड़ी है, ये मेढक को भी खा सकती है, बाज को भी खा सकता है। ये इस तरह से एक क्रम बन रहा है, ये जाल टाइप का बन रहा है, इसी को हम खाद्य जाल बोलेंगे। अब इसमें जो एक अलग टर्म्स है, डिकम्पोजर्स, जो अपघटक है, ये किनारे में, इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी समझने में आसानी रहेगी। अब जो पुनः चक्रण है, ये यही है, जब ऊर्जा जा रही है इस जब ये बाज सांप इस वक्त एक दूसरे को खाया, जब ये जीव, तो अपघटक जो है ये बाज को भी खा जाएगा, जंगली कुत्ता को भी खा जाएगा, शेर को भी खा, इसका चक्रण करेगा। जब ये खत्म हो जाएंगे तो इसके जो इसके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ेगा, विखंडित करेगा और उस जो ऊर्जा है उसको निकाल करके वापस ह्यूमस बना करके वातावरण में छोड़ेगा, जिससे पेड़ पौधे उस ऊर्जा को ग्रहण करके उसका फिर से पुनः चक्रण करेंगे। और यही जो चक्र है, जब इसने जो निकाला ट्रांसफर करके, ये फिर से घास के पास आ गया, इसी को हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। तो प्रश्न पूछता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा रहता है, तो यूनिडायरेक्शनल रहता है, सिर्फ एक ही दिशीय रहता है। यह कई मार्गों का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ता है। जैसे इधर एक मार्ग का अनुसरण किया, इधर एक मार्ग का अनुसरण किया, इधर एक मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन एक ही दिशा में जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव सदैव यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय ही होगा। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड पर। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है, पिरामिड जो समझते हैं ब्लैक बोर्ड में हमने भी बना दिया है।
ऊर्जा का जो पिरामिड है यह सदैव सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा जो है पहले जिस लेवल पे होगा उत्पादक लेवल पे जाएगा, उस ज़्यादा मात्रा में होगी, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसमें ऊर्जा सदैव 4 स्तरों तक, 4 पोषण स्तरों तक गति करती है। इसके बाद ऊर्जा का चक्रण या रिसाइकिल हो जाता है। और लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था, जिसका अर्थ था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण में 90% ऊर्जा बाहर हो जाती है, जबकि 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है, अर्थात 90% ऊर्जा का ह्रास होगा। तो प्रश्न पूछता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में कितने प्रतिशत ऊर्जा बाहर हो जाती है। ये चक्रण के लिए बाहर कर दी जाती है तो 90% ऊर्जा बाहर हो जाती है, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। अब हम देखते हैं पिरामिड पर पोषण स्तर 1, 2, 3 और 4। तो पहले आ जाएगा उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अभी हमने इस पर चर्चा की थी पीछे। तो जो पोषण स्तर 1 है इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, क्योंकि 10% बाहर हो रही है, 90% बाहर हो रही है, तो और इसमें कम, फिर इसमें और कम, इसमें और कम। इसकी संख्या अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो इसकी संख्या ज़्यादा, इसकी संख्या कुछ कम, फिर और कम, फिर इसकी संख्या और कम। ऊर्जा के साथ देखें, ज़्यादा ऊर्जा, कम ऊर्जा, फिर और कम ऊर्जा और कम ऊर्जा बाहर हो रही है बार बार, क्योंकि 90% बार बार बाहर हो रही है हर इस स्तर से इस स्तर पर पहुंचने में। तो ये उत्पादक वर्ग में पेड़ पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये आपने अभी समझा है। अब एक प्रश्न आता है कि अब घटक जो होते हैं ये कौन से पोषण स्तर में आते हैं। तो ये चौथे पोषण स्तर में आते हैं, जबकि यहाँ पर हमने तृतीयक उपभोक्ता की बात की हुई है। तो एक कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए हमने एक दूसरा पिरामिड बनाया है। आप इसमें समझिए कि यहाँ पर हम सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा, इसने प्रकाश दिया, इस प्रकाश को उत्पादक ने ग्रहण किया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता ने ग्रहण किया, तृतीयक उपभोक्ता, ये ऊर्जा इधर से ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अब घटक। अब हम इनको 4 पोषण स्तर इस पर डिवाइड करते हैं। कैसे? क्योंकि ये उच्च स्तर है और ये निम्न स्तर है, यहाँ पर ऊर्जा कम, यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा। अब समझते हैं थोड़ा सा। ये उत्पादक से जब प्राथमिक स्तर पर पहुंचा तो ये हुआ हमारा पहला स्तर, इधर से पहुंचा इधर, ये हुआ दूसरा स्तर, इधर से द्वितीय से तृतीयक उपभोक्ता पहुंचा तो तीसरा स्तर, और जब तृतीयक उपभोक्ता से, क्योंकि डीकम्पोजर्स, अब घटक की भी हमने बात की थी, ये अपना जीवन तृतीयक उपभोक्ता जीव जंतुओं के मर जाने के बाद उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको ह्यूमस बनाते हैं, उसका जो तत्व होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं, इसलिए इनका नाम अपघटक या वियोजक, डीकम्पोजर्स कहते हैं इनको। तो जब तृतीयक उपभोक्ता से ऊर्जा ट्रांसफर होकर अपघटक में जाएगी तब हम इसको बोलेंगे चौथा पोषण स्तर। तो प्रश्न आता है कि भाई अपघटक कौन से पोषण स्तर में आते हैं। तो अपघटक पोषण स्तर 4 चौथे में आता है। ये क्रम आपको इसलिए एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। अब ऊर्जा की बात करें तो उच्च स्तर पर ऊर्जा कम, निम्न स्तर पर ऊर्जा ज्यादा। संख्या की बात करें, इधर संख्या ज्यादा, इधर संख्या कम। उपभोक्ताओं के आधार पर करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव हैं इनकी संख्या, उत्पादक की संख्या ज्यादा होगी, हरे घास मैदान है, घास है, वनस्पति, इसकी संख्या ज्यादा हो गई। प्राथमिक उपभोक्ता इससे कुछ कम, क्योंकि इसको खाना है, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। इसको खा रहा द्वितीयक उपभोक्ता तो इनकी संख्या कम होगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी प्राथमिक उपभोक्ताओं की। ऐसी तृतीयक उपभोक्ता को खाना है तो इसकी संख्या ज्यादा, क्योंकि इसी को खाएगा, ऊर्जा कम ट्रांसफर हो रही है, ज्यादा जीव होगी तभी ऊपर वाला सर्वाइव करेगा, नहीं मर जाएगा। फिर अब घटक की बात करें तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये लोग मारे इसका अपघटन कर देता है। तो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था यही था कि पोषण स्तर 4
में अपघटक आता है ये तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर आपको तृतीयक उपभोक्ता ही दिए हैं तो ये आपका उत्तर सही होगा, अगर अपघटक दिए हैं तो पोषण स्तर 4 में ये उत्तर सही होगा। ओके, अब पिरामिड की बात करें तो आज ये भी पिरामिड खत्म कर देते हैं। जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड, इसको विभिन्न इकोसिस्टम्स पर समझते हैं। तो तालाब इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र पे समझते हैं। जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। जीव भार का अर्थ है कि जीव का भार, पहली चीज भार, उसका वेट कितना है, द्रव्यमान होता है। तो जीव का भार कितना है ये चीज, इसके आधार पर अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो जीव भार का जो पिरामिड बनेगा तालाब पारिस्थितिक तंत्र पर, तो पहले शैवाल इसका जो शैवाल ज़्यादा मात्रा में होगा, इसका वजन इसका कम होगा। कीड़े मकोड़े इनका वजन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। छोटी मछली इसका वजन ज़्यादा होगा और बड़ी मछली इसका वजन ज़्यादा होगा। तो जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, वो उल्टा बनेगा। ये तो पिरामिड, जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा क्योंकि इसका वजन कम, इसका वजन कुछ ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा। तो हमें जो पिरामिड मिल रहा है, जो ट्रायंगल शेप मिल रहा है, ये इसका उल्टा आकार दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी संख्या कम, नुकीला भाग इसका नीचे आ रहा है। तो प्रश्न आता है कि जीव भार का जो पिरामिड है ये तालाब पारिस्थितिक तंत्र पर कैसा बनता है, तो ये सदैव उल्टा बनता है। कारण इसका है कि नीचे का जो होता है हिस्सा जीव, उसकी संख्या कैसी, उसका भार कम होता है, इसका भार कुछ ज़्यादा होगा, इसका भार और ज़्यादा होगा, इसका भार और ज़्यादा होगा। उत्पादक प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता, द्वितीयक स्तर के और तृतीयक स्तर के उपभोक्ता, इस तरह से इनको हम डिवाइड करेंगे। तो जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिक तंत्र पर हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर जीव संख्या का पिरामिड, इसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, घास पारिस्थितिक तंत्र, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र और तालाब इकोसिस्टम। इन पर 3 हिस्सों में हमने तोड़ा है क्योंकि 3 से ही प्रश्न आते हैं अलग अलग, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, बार बार एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में, और इसी कन्फ्यूजन का फायदा उठा करके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है कि घास परतंत्र में, वृक्ष परतंत्र में, तालाब परतंत्र में, विभिन्न परतंत्रों में से किसमें पिरामिड जीव संख्या के आधार पर उल्टा बनता है, किसके आधार पर सीधा बनता है। अभी हमने ऊर्जा की पिरामिड की बात की थी। तो घास परतंत्र में सबसे पहले उत्पादक की संख्या ज़्यादा हो गई, उपभोक्ता उससे कम हो गए। उत्पादक ज़्यादा, उपभोक्ता कम, अर्थात जो पिरामिड बनेगा उसका शेप बनेगा वो कैसा बने, सीधा। इसका ट्रायंगल का जो नुकीला हिस्सा है ऊपर जा रहा है, तो पिरामिड कैसा, सीधा। अर्थात घास परितंत्र में जो घास इकोसिस्टम है इसमें जो जीव संख्या का पिरामिड है, जीवों की संख्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके आधार पर वर्णन कर रहे हैं जीवों की संख्या के आधार पर, उसकी नंबर ऑफ जो जीव वहाँ पर उनकी बात करेंगे तो उत्पादक की संख्या ज़्यादा होगी, उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी। तो पिरामिड का जो आकार है ऊपर सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। परिणाम स्वरूप जो पिरामिड प्राप्त होगा वो घास परितंत्र में हमेशा सीधा पिरामिड प्राप्त होगा जीव संख्या के आधार पर। अब वृक्ष परितंत्र में बात करते हैं तो वृक्ष की जो संख्या है, वृक्षों की संख्या कम। अब कहेंगे आप क्यों कम हो गई, उपभोक्ता क्यों ज्यादा हो गए। वृक्ष पिरामिड में जो वन पिरामिड होता है या वृक्ष पिरामिड, उसमें वृक्षों की संख्या बड़ी बड़ी होती है। एक वृक्ष में बहुत सारे जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं, रह लेते हैं, अर्थात जो उनकी निर्भरता है वो एक पेड़ पर कई सारे जीवों की है। तो इनकी संख्या कम हो जाएगी और जीवों की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि वृक्ष में, वृक्ष परितंत्र में या वन परितंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड है ये सदैव उल्टा बनेगा, उल्टा, सीधा। और तालाब इकोसिस्टम पे देखते हैं, तालाब परितंत्र में सबसे पहले शैवाल ज्यादा मात्रा में, इनकी संख्या ज्यादा है। इनको खाने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या कुछ कम है। कीड़े मकोड़ों को खाने वाली मछली की संख्या कुछ, छोटी मछली की संख्या कम है और बड़ी मछली की संख्या और कम है। तो जो पिरामिड जो शेप प्राप्त हुआ है थोड़ा सा और नुकीला प्राप्त हो रहा है, अर्थात नीचे की तरफ ज्यादा मात्रा में, ऊपर कम मात्रा में। नंबर्स की बात कर रहे हैं, फिर और कम, फिर और कम। पहला लेवल पोषण स्तर 1, 2, 3 और 4, ये जो अलग अलग पोषण स्तर हैं
इन पोषण स्तरों में सबसे नीचे संख्या ज्यादा है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, अर्थात जो ट्रायंगुलर पे जो त्रिकोण में जो शेप में नोक मिल रही है वो ऊपर तरफ हो रहा है, अर्थात जो पिरामिड बन रहा है वो सीधा बन रहा है। तो तालाब पर तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। ये एक कंफ्यूजिंग विषय था, इसमें अधिकतम प्रश्न आते हैं। अब हम इसके आगे जो है जो भी मैटर है वो अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे आपको। धन्यवाद।